ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिव जी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं। कह शिव जदपि उचित वसनाहि, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोष सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारापन रहे, अब उर राखे हो जो हम कहे। अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूर्ति युर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पहि पाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम्हार, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरिहि प्रेरी
पठेउ भवन दूरी करेहु संदेहु। सिंह गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु सैन कुमारी करहु कवन कारण तपुहारी। कहीं अवराधहु का तुम चाहू हम सन सत्य मरमो किन कहू। कहत बचन मनो अति सकुचाई हसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। मनुहठ परान सुनई सिखावा चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चही उड़ाना। देखहु मुनि देखहु मुनि अविवेक हमारा चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि कहु बसेउ के सुगेह। जाई तिन्ह फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर धरुन घाला कनक कशिपु कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सजन चिन्हा आप सरिस सबहि चहकीन्हा। तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख असबरु पाए भल भूली हूँ ठग के बौराए। पंच कही शिव सती विवाही पुनि अब डेरी मराए निताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं भीख मांगे भव खाही।
सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाही। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। भारत में 5 लाख से अधिक लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंचा 5,15,386 पर। संक्रमण से मुक्ति की दर भारत में फिलहाल 62.78%। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 की जांच के लिए किए गए 2,82,511 परीक्षण, पिछले 24 घंटे में 19,870 लोग संक्रमण से मुक्त। पिछले एक सप्ताह के दौरान भारत में संक्रमण के सक्रिय मामलों में कमी, पिछले सप्ताह दिल्ली में सक्रिय मामलों में 14% की कमी। भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव में आई है कमी और भारत लद्दाख की अग्रिम चौकियों से हालात पर रख रहा है निगरानी। भारत और चीन के बीच परामर्श और समन्वय समिति की 16वीं बैठक हुई और दोनों पक्ष अपने अपने विदेश मंत्रियों तथा विशेष प्रतिनिधियों के बीच तनाव में कमी के समझौते पर राजी हुए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से बात की और भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर गौर किया। भारत के सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर के हंडवारा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है और इस कोशिश में लगे 6 में से 2 आतंकियों को मार गिराया है। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों को सादे कपड़े वाले पुलिस वालों से पिटता देखा जा रहा है और विश्लेषक ये मानते हैं कि वहां चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद चुनावों में और हिंसा संभव है। संयुक्त राष्ट्र सीरिया और मदद के लिए तमाम पक्षों के बीच हुई बातचीत में संयुक्त राष्ट्र संबंधित पक्षों के साथ कोई भी समझौता नहीं कर पाया है और गृह युद्ध से त्रस्त सीरिया में इसके विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। कोविड-19 के फैलने के बाद पहली बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच साउथम्पटन में टेस्ट मैच जारी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए हैं। आज हम सीखेंगे लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें लिफ्ट और सीढ़ियों के इस्तेमाल के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं सिरसिला चंदना आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये जो कहानी है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित कामाक्षी बालसुब्रमण्यम जी की ही एक कहानी है। इस कहानी का हिंदी में रमेश बख्शी जी ने अनुवाद किया है। इस कहानी का नाम है मुत्तू के सपने। तो बच्चों, यहाँ पर एक बालक है जिसका नाम मुत्तू है और वो नित्य नए सपने देखता है और हमेशा यही सोचता है कि इन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। तो आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन कौन से सपने देखता है? तो चलो हम इस कहानी को सुनते हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मुत्तू एक छोटा सा बालक था। वह अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर दिन उसके माता पिता खेतों में काम करने चले जाते थे। उसके जो भाई थे
वो जमींदार के पशुओं को चराने ले जाते थे। अब मुत्तू की 3 बहनें थीं। तीनों की तीनों बहनें जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने जाती थी। बेचारा मुत्तू हमेशा अकेला ही पड़ जाता था, लेकिन वह अपने आप को कभी अकेला नहीं समझता था। जानते हो क्यों बच्चों? हाँ, क्योंकि वह हमेशा जो है अपने झोपड़ी के पास जो नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठकर नए नए सपने, अजीब अजीब सपने देखता रहता था। कभी वह देखता कि आसमान में जो पंछी दिखाई दे रहा है, तो सोचता कि काश मैं भी उसकी तरह उड़ता तो कितना अच्छा होता। तो कभी तालाब की तरफ देखते हुए उन मछलियों को देखता और सोचने लगता कि अरे वाह, अगर मैं भी इन मछलियों की तरह पानी के अंदर जा सकता और वो किस तरह खेल रहे हैं देख सकता तो कितना अच्छा होता। और ऐसा कई बार होता है कि मुत्तू जो है समुद्र की लहरों को देखकर भी सपने देखने लगता। वो सोचता कि कितना अच्छा होता अगर मैं इन लहरों में बैठकर समंदर के उस पार क्या है उसे देख सकता, तो शायद मुझे पता चलता कि समंदर के उस पार भी कुछ है। और कई बार तो ऐसा भी होता कि जब उसके माता पिता, भाई बहन थक कर शाम के वक्त उस नीम के पेड़ के नीचे आराम करते, तो वो उस समय भी उस ठंडी रात में उस चांद की ओर देखते हुए यही सोचता कि अरे वाह, अगर किसी दिन ऐसा हो कि मैं ऊपर जाकर उस चांद को छू आऊं। पर बेचारा मुत्तू, ये तो थे उसके सपने, और इन सपनों को वो किसे सुनाए, हमेशा यही सोचता रहता। एक दिन उसे लगा क्यों ना मैं इन सपनों को अपने पिता को सुनाऊं। तो वो अपने पिता के पास गया और उसने अपने सपने अपने पिता को सुनाए। तो आप भी अपने सपनों के बारे में अपने बड़ों को बताते हो ना? हाँ, तो यही मुत्तू ने भी ऐसा ही किया। मुत्तू ने अपने सपने पिता को सुनाए। बेचारे पिता जो थके हुए थे, उन्होंने कहा, मुत्तू, लोग उड़ नहीं सकते, हम लोग पानी के अंदर नहीं रह सकते, हम समुंदर को भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि समुंदर तो फैला हुआ है और हम लोग चांद उसको छू भी नहीं सकते। तो तुम ऐसे बेवकूफ़ी मत करो, ऐसे सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। बेचारा मुत्तू अपने पिता की बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और चुपचाप सो जाता है। अगले दिन मुत्तू ने सोचा क्यों ना मैं इन सपनों के बारे में अपने भाइयों को बताऊं, और वह जाकर अपने भाइयों से कहता है। बेचारे मुत्तू, उसके भाई उस पर हंसने लगते हैं। हा हा हा, तुम तो लोगों की तरह तेज भी नहीं दौड़ सकते हो और ऊपर उड़ने की बात करते हो। वाह मुत्तू, तुम्हारे सपने और तुम दोनों अजीब हो। फिर बेचारा मुत्तू दुखी होकर अपनी बहनों के पास जाता है, अपनी बहनों को सपनों के बारे में बताता है। उसकी सबसे बड़ी बहन वो मुत्तू से कहती है, मुत्तू, तुम जब उड़ना सीख लोगे ना तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ूंगी। मुत्तू खुश हो जाता है। उसकी छोटी बहन कहती है, मुत्तू, जब तुम चांद तक पहुंच जाओगे तो मुझे भी बताना कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। अब मझली बहन, वो तो मुत्तू के सपनों से बहुत खुश होती है और मुत्तू से कहने लगती है, मुत्तू, मैं भी ना सपने तुम्हारे जो सपने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसे सपने नहीं देख पाती हूँ। अब बेचारा मुत्तू, उसने तो अपने सपनों के बारे में सबको बताया,
लेकिन उसे पता नहीं चला कि इस सपनों को कैसे पूरा किया जाए। तभी कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अचानक उनके गांव में एक आदमी आता है। आदमी, उसके हाथों में एक झोला और उसमें कुछ किताबें। उसने बताया कि वह एक मास्टर है। उसने अपना स्कूल वहीं नीम के पेड़ के नीचे खोल दिया, जिसके नीचे बैठकर मुत्तू सपने देखा करता था। अब इस नीम के पेड़ के नीचे मुत्तू और गांव के कई बच्चे आने लगे। वह मास्टर के साथ बैठे बैठे नई नई बातों को सुनते थे। मास्टर ने उन्हें पढ़ना लिखना, चित्र बनाना और गाना गाना भी सिखाया। और मुत्तू और दूसरे बच्चों को तरह तरह की अद्भुत कहानियां भी सुनाते थे। सब बच्चे इन मास्टर के साथ बहुत खुश थे। मुत्तू को भी मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। तो मुत्तू ने सोचा, क्यों ना मैं अपने ये सपने मास्टर जी को सुनाऊं। तो उन्होंने गंभीरता के साथ मुत्तू के सारे सपने सुने। और जानते हो बच्चों, मास्टर जी ने शाबाशी दी। मुत्तू से कहा कि मुत्तू, तुम तो बहुत अच्छे सपने सुनते हो। सचमुच, अगर तुम आकाश में उड़ना चाहते हो तो उड़ सकते हो। हवाई जहाज तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, जहाँ तक शायद कोई पंछी भी ना पहुँच सके। और मुत्तू, जहाँ तक तुमने मछलियों की बात कही, तुमने जैसे सपने में देखा, तुम समंदर के अंदर या तालाब के अंदर जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पनडुब्बी में बैठकर जाना पड़ेगा। और जहाँ तक लहरों की बात है मुत्तू, अगर तुम जानना चाहते हो समंदर के उस पार क्या है, तो तुम बहुत बड़े जहाज में बैठकर भी उस समुंदर को पार कर सकते हो, बिना लहरों से डरे। तो देखा मुत्तू, तुमने जो सपने देखे वो सच भी हो सकते हैं। और जैसा मुत्तू तुमने कहा, चांद, ओह यह चांद, पहले तो हम इस चांद तक जा भी नहीं सकते थे। चांद पर जाना दूर का सपना था। लेकिन मेरे नन्हे दोस्त, आदमी तो चांद को छू आया है। किसी तो दिन तुम भी गगारिन या राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो और तुम भी इस चांद को छू सकते हो। अब मुत्तू इन सब के बारे में सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसके मन में आशा भर गई। वह सोचने लगा, बड़ा होकर या तो मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा, या फिर शायद जहाजी बनूं, या हो सकता है खोजी बन जाऊं, या फिर अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं। तो ये सब सोचते सोचते अचानक मुत्तू को एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि नहीं, इन सब से तो अच्छा है कि मैं भी एक बुद्धिमान मास्टर बनूं, और जैसे मैं सपने देखता हूँ वैसे ही दूसरे बच्चों को भी बताऊं कि हाँ, तुम भी सपने देखो और इन सपनों को भी सच कर सकते हो। तो देखा बच्चों, ये थी मुत्तू की कहानी। कैसी लगी आपको? बच्चों, आप भी मुत्तू की तरह हर रोज़ सपने देखिए, उन सपनों को साकार करने की भी कोशिश करिए। तो बच्चों, जब आप सपने देखते हो तो आप उन सपनों के बारे में अपने बड़ों से चर्चा कीजिए, या फिर आप इस लॉकडाउन के समय में इन सपनों को कैसे पूरा किया जाए इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो, है ना? हाँ, तो बच्चों अब इतना ही। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है अफगान शांति प्रक्रिया पर सम्मेलन। आलेख डॉक्टर स्मिता का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर काबुल एक सप्ताह व्यापी
वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रेसिडेंशियल पैलेस ने इसे शांति पर चर्चा करने और देश में मेल मिलाप की प्रक्रिया पर सहमति बनाने के लिए आयोजित किया है। इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 19 देशों के प्रतिनिधि तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारी करते हैं। इस सम्मेलन में ईरान, भारत, पाकिस्तान, अजरबैजान, मिस्र, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, इस्लामिक सहयोग संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र भागीदारी कर रहे हैं। बैठकों की मेजबानी कार्यकारी विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद हनीफ अटमर कर रहे हैं। अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन देशों के प्रतिनिधि तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सप्ताह भर हिंसा में कमी करने के उपायों, तालिबानी कैदियों की रिहाई, अंतर अफगान वार्ता की शुरुआत तथा संघर्ष विराम को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि शांति, स्थिरता और देश में युद्ध की समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र ये अंतर अफगान वार्ता की शुरुआत करने के प्रति वचनबद्ध है। बहरहाल शांति प्रक्रिया के समक्ष अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। अंतर अफगान वार्ता में देर होने के पीछे के मुख्य कारणों में से एक कारण 5000 कैदियों में से 597 कैदियों की रिहाई को लेकर GOA का इनकार करना है। ध्यातव्य है कि इस वर्ष फरवरी के अंत में हस्ताक्षरित अमेरिका तालिबान के समझौते के हिस्से के रूप में इन कैदियों को रिहा किया जाना था। GOA के अनुसार अब तक 4015 तालिबानी कैदी रिहा हो चुके हैं तथा प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। बहरहाल कथित 597 कैदी गंभीर नैतिक अपराधों के आरोपी हैं। अफगान सरकार की बातचीत करने वाली टीम आने वाले सप्ताहों में पहली बार तालिबान के साथ बैठक की तैयारी कर रही है, जबकि रोज होने वाले हमलों, बमबारी और अफगान नागरिकों तथा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाली हत्याओं के साथ देश में हिंसा जारी है। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका तालिबान संधि पर हस्ताक्षर के बावजूद कैदियों की रिहाई पर तालिबान तथा अफगान सरकार के बीच की स्थितियों में भिन्नताओं के कारण अफगानिस्तान में शांति एक छलावा बनी हुई है। अंतर अफगान वार्ता को शुरुआत करने की 10 मार्च की निर्दिष्ट समय सीमा महत्वाकांक्षी तथा असंभव दोनों प्रतीत हुई। इसके अलावा राष्ट्रपति गनी तथा उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच का राजनीतिक गतिरोध, तेजी से फैलते कोविड-19 महामारी के बीच जारी हिंसा तथा अनुदान में कटौती के लिए जोखिम भरा है। इस कारण देश में शांति की राह और जटिल हो रही है। आखिरकार राष्ट्रपतित्व प्रतिद्वंदियों के बीच सत्ता साझा करने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इससे राष्ट्रपति के रूप में गनी तालिबान के साथ शांति वार्ता का नेतृत्व करने वाले अब्दुल्ला के साथ मंत्रालयों की समान संख्या को साझा कर सकेंगे। काबुल में राजनीतिक गतिरोध की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक मत से स्वागत किया था। इस समुदाय ने अंतर अफगान वार्ता की शुरुआत करने के समर्थन में कार्यवाही करने के लिए दोनों नेताओं की वचनबद्धता की आशा की थी। अफगानिस्तान के वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में केवल एक पक्ष ठोस लाभ की स्थिति में जान पड़ता है और वो पक्ष तालिबान है। आज ये अफगानिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में न्याय संगत प्लेयर के रूप में स्पष्ट रूप से उभर चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समूह के साथ जुड़ने की अपनी इच्छा जता चुका है। इसके अलावा ये अमेरिका के साथ एक समझौता करने में सफल रहा है, जबकि इससे पहले संघर्ष में एक हिस्सेदार के रूप में इस पर ध्यान देने से ये इनकार कर चुका था। लेकिन यूएन की खबर कहती है कि तालिबान के सैन्य कट्टरपंथियों ने गैर तालिबान समूहों के साथ रणनीतिक संबंधों को गति प्रदान की है, जिससे अफगानिस्तान की शांति में बाधा जारी रखने की अनुमति मिलती है। हक्कानी नेटवर्क ने मार्च महीने के काबुल गुरुद्वारा पर हुए हमले की तरह हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए इस्लामिक राज्य खोरासन के साथ साझेदारी की प्रक्रिया शुरू की है। भारत अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर निकटता से नज़र रख रहा है तथा अब तक इसने एक सजग दृष्टिकोण अंगीकार कर रखा है। किसी प्रकार के जल्दबाजी के समझौते पर संदिग्ध होने के बावजूद नई दिल्ली ने आरंभिक संधि का स्वागत किया था। इसने गनी सरकार को समर्थन दिया है तथा इसकी इच्छा है कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे को तालिबान स्वीकृति दे।
चल रही महामारी के दौरान अफगान के आम नागरिकों की मदद करने की अपनी नीति का पालन करते हुए भारत अफगानिस्तान को लगातार चिकित्सीय सहायता तथा भोजन की आपूर्ति करता रहा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।